हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स है हमारे सिलेबस में, पहला ऑप्टिक्स में, दूसरा है रे ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो हैं इसमें फर्दर, एक प्लेन सरफेसेस वाला और दूसरा है कर्व्ड सरफेस वाला। ठीक है, तो आप लोग जरा हेडिंग डाल लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी योर reflection of light and second part will be your refraction। अब देखिए दोनों ही फिनोमेनास को हम लोग पहले रफली समझ लेते हैं। तो पहले क्या है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट अगर किसी मीडियम से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाए जिस मीडियम से वो आई थी, देन दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि जब लाइट मीडियम, दो मीडियम को अलग करने वाली बाउंड्री से टकराए और दूसरे मीडियम में चली जाए और बेंड हो जाए, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग आप लोग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ये पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और जान लें कि मीडियम हमारे पास बेसिकली कितने तरह के होते हैं। मीडियम तो दो तरह के होते हैं, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। ठीक है, अब बात करें मैटर की तो तीन स्टेज में होता है। अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, इनका शेप और साइज रिजिड होता है। फिर आते हैं लिक्विड में, थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा सा कम होता है। फिर बात आती है गैसेस की, मतलब या एयर की। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर होता है, मतलब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अगर हम बात करें डेंस का मतलब होता है घना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कितने ज़्यादा एटम्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा
डेंस कौन होगा आपका? सॉलिड, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर उसके बाद क्या है? लिक्विड है। फिर उसके बाद क्या है? गैसेस है। तो ये क्या है? रेयरेस्ट मीडियम है। ठीक, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड इज डेंसर इन कंपैरिजन टू गैसेस, बट लिक्विड इज रेयरर इन कंपैरिजन टू सॉलिड। समझिएगा, गैसेस क्या है? रेयरर मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम कह सकते हैं आप। सबसे ज्यादा दूर दूर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसेस में ही होंगे। लिक्विड क्या है? गैस के कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा करीब होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड इज डेंसर इन कंपैरिजन टू सॉलिड, बट लिक्विड इज रेयरर इन कंपैरिजन टू लिक्विड इज डेंसर इन कंपैरिजन टू गैसेस एंड लिक्विड इज रेयरर इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, एंड सॉलिड इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू बोथ। सॉलिड और गैस में डेंसर कौन होगा? सॉलिड होगा, और गैस हमारी रेयरर होगी। सॉलिड डेंसर होगा और ये गैस रेयरर होगी। सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा? सॉलिड डेंसर, गैस लिक्विड आपका रेयरर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में एनी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। कोई भी सरफेस, जो भी सरफेस को आपने कंसीडर किया है और उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन आप खींचते हो तो दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज योर नॉर्मल लाइन। ठीक, क्योंकि कोई भी एंगल मेजर करने के लिए या किसी भी एंगुलर मेजरमेंट के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन का होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल यहाँ पे एज अ रेफरेंस लाइन मेजर होती है, एज अ रेफरेंस लाइन काम करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये सब बताएंगे, और सारे एंगल्स इसी से लिए जाएंगे। मतलब कि इसको हटा दें, ये कंफर्म है ना सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो मतलब अगर ये लाइट रे ऐसे आई तो एंगल कहाँ से बनेगा? नॉर्मल से बनेगा, ना कि सरफेस से बनेगा। तो ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे जो आई है वो क्या आएगा? इंसिडेंट रे। ठीक, टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस लौट गई, तो ये एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉज की। स्नेल्स लॉ अगर बात करें, बहुत साधारण सी बात कहते हैं स्नेल्स कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होगी उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, एंड द एंगल इज मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द नॉर्मल लाइन एज अ रेफरेंस लाइन। ठीक, सारे एंगल के मेजरमेंट नॉर्मल लाइन से ही लिए जाएंगे। ठीक, दूसरा है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies on the same plane. जैसे मान लीजिए ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, तो दूसरा मार्कर हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि लाइट मान लीजिए कि इस प्लेन में एंटर हुई, मतलब ये इंसिडेंट हुई, तो यहां पे क्या होगा आपका? नॉर्मल, और उधर क्या होगा? रिफ्लेक्शन वाली लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी? सब सेम प्लेन में लाई करेंगे। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है, वी आर कंसीडरिंग द डाउनवर्ड, दिस इज अ प्लेन। ये इंसिडेंट रे आई, ये आपकी नॉर्मल रहेगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, तो तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब ऐसे हथेली ऐसे कर ले तो हमारी मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल रे आई, नॉर्मल लाइन आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे आई, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये एक लॉ है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, इसको हमने रेयरर मान लिया, और ये हमारा सेकंड मीडियम है, इसको हमने डेंसर मान लिया, ठीक है। एक हमने नॉर्मल लाइन बना लिया रेफरेंस के लिए, क्योंकि सारे एंगुलर मेजरमेंट्स पूरे रे ऑप्टिक्स में नॉर्मल लाइन से ही होते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये आपका क्या है, नॉर्मल, ठीक। मान लो ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई, और ये आपका क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये ऊपर वाला जहाँ से रे आ रही है वो क्या है, हमारा रेयर मीडियम है। मतलब क्या है कि इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, मतलब लाइट इज फ्री टू मूव, ठीक। ये हमारा डेंसर मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब है। तो आप अगर लॉजिकली सोचो तो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप एक खाली रोड पे आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, खाली रोड रहेगी तो आप स्पीड में रहोगे, स्पीड अप रहोगे। जैसे ही आपने देखा कि आगे ट्रैफिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि योर स्पीड विल गेट स्लो या योर स्पीड विल डिक्रीज, आपकी स्पीड घट जाएगी। तो वही होता है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। लाइट क्या होगी, इट विल बेंड, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस मीडियम में क्या थी, स्पीड कुछ और थी, और इस मीडियम में आई तो कुछ और हो गई, क्योंकि बेंड हो गया। और इसका एक्चुअल पाथ अगर हम देखें, अगर कोई मीडियम ना आता रास्ते में तो ये स्ट्रेट अनडेविएटेड निकल जाती। समझ में आ रहा है चीज़। तो ये हो गया आपका। तो जब रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट क्या होती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा मसला कि इसे मान लो ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारी नॉर्मल लाइन है। ये हमारी डेंसर मीडियम से आपकी लाइट आ रही है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल से ही सारे मेजरमेंट्स होते हैं। अब डेंस मीडियम से जहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं, वहाँ से लाइट जब ऐसे मीडियम में जाएगी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो क्या होगा, लाइट स्पीड अप हो जाएगी, मतलब कि लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, और लाइट अगर कोई हिंड्रेंस ना होता तो स्ट्रेट निकल जाती है ऐसे ही, ठीक। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, और दूसरा क्या है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल, ये बात आप लोग को समझनी होगी। स्पीड इंक्रीज होती है और लाइट बेंड होती है नॉर्मल से दूर, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे क्या था, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई, या ऐसे कहने खाली आई कर लें, आई इज ग्रेटर देन आर, और यहां क्या होगा, आई इज लेस देन आर। समझ में आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके लगभग सारे पैरामीटर्स चेंज होते हैं, बस फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। मतलब when light travels from one medium to another medium, its speed, wavelength changes, but its frequency does not change.
but its frequency does not change because frequency depends upon the source of light. इतना आप लोग पहले नोट करें। तो चलिए भाई, हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकंड मीडियम है, ये आपका रेयरर है, ये आपका डेंसर है। ठीक, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया। नॉर्मल लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जैसे मान लीजिए हमने ये एक ड्रॉ किया और ये एक नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, तिरछी हो जा रही बार बार। तो ये हमारी एक रे आई, इंसिडेंट रे। तो ये क्या हुआ, हल्का सा बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, एंगल आर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से समझिएगा इसको। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट लगा लेते हैं एंगल में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ आई प्रोपोर्शनल टू के साइन ऑफ आर। ये के क्या है? जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, ये के वही है आपका। ठीक, अरे सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी ना, इक्वल टू आएगा। साइन आर नीचे ले आइए, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको एक चीज़ और कहते हैं एन, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये अभी मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। एन आपका क्या है भाई? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू W डॉट R डॉट T क्या है? विद रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो स्नेल्स लॉ को एक दूसरी तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। पहला तो बेसिक यही आप लोग समझ लीजिए कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है आपका स्नेल्स लॉ। अब हम लोग बात करते हैं एन की, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मसला ये होता है कि इसको लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो हमारा ऐसे लिखा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर आपसे बोले स्पीड ऑफ ये ग्लास और विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये करते हैं। अब देखिए, पहले आप लोग इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए आपको दिया है स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमारा बेसिक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एयर। मतलब कोई भी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होना चाहिए। जनरली ऐसा क्वेश्चंस में और प्रैक्टिकल बेसिस में भी यही होता है। तो इसको अगर एयर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो अभी क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एयर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कर सकते हैं। ठीक है, राइट वाला विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय लेफ्ट वाला विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, या मान लो हमें उल्टा दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही सही आ जाएगा। तो यहां से जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।